Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 17th of January. Due to technical errors, yesterday was an off, so today's video has 20 questions lined up for you in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which Indian actor and Andhra Pradesh Deputy Chief Minister became the first Indian formally inducted into Japanese samurai martial arts tradition, earning the 5th Dan rank? कौन से भारतीय एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जापानी समुराई मार्शल आर्ट्स परंपरा में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले पहले भारतीय बने और उन्हें 5th डैन रैंक भी मिली है? सो इफ by any chance we know the name of Andhra Pradesh's deputy chief minister, then we'll be able to easily solve this question, and the right answer is Pawan Kalyan, जिनके लिए honorable prime minister ने in the swearing in ceremony ये कहा था कि ये पवन नहीं आंधी है. Moving on to question 2, which city has been selected to host International Spice Conference 2026 themed Spice 360 Getting Future Ready? Spice 360 Getting Future Ready theme वाली International Spice Conference 2026 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? So we have to name the host city for the International Spice Conference this year, and the right answer is Kochi. Question number 3 है, which fund did the Delhi High Court affirm as having EDO statutory privacy protection under RTI Act even under government supervision? दिल्ली हाई कोर्ट ने किस फंड को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकारी निगरानी में भी ईडीओ वैधानिक प्राइवेसी सुरक्षा वाला बताया है? सो बेसिकली वी हैव टू मेंशन कि कौन सा फंड है जो कि आरटीआई के अंडर कवर नहीं होगा, एंड ये रीअफर्म कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द पीएम केयर्स फंड. तो पीएम केयर्स फंड में कितना फंड है, उसका सोर्स क्या है, एटसेट्रा, वो आरटीआई एक्ट के अंडर सिटीजंस नहीं पूछ पाएंगे. Question number 4 है, what is India's global ranking in the Henley Passport Index 2026? Henley Passport Index 2026 में भारत की ग्लोबल रैंकिंग क्या है? इस ग्लोबल रैंकिंग से पता चलता है कि हमारी जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि अगर हम अदर कंट्रीज में पासपोर्ट के बेसिस पर वीजा लगवाना चाहें तो वो कितना आसान या मुश्किल होगा. सो बेस्ड ऑन दिस index, our ranking is 80th. Moving on to question 5, which country announced its decision to withdraw from 7 UN agencies and affiliated bodies, citing allegations of institutional bias and politicization? किस देश ने संस्थागत पूर्वाग्रह और राजनीतिकरण के आरोपों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और संबंधित निकायों से हटने के अपने फैसले की घोषणा की है? तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि कैसे यूएस इज ऑल्सो एग्जिटिंग फ्रॉम अबाउट 66 इंटरनेशनल बॉडीज, एंड मीनवाइल यहाँ पर क्वेश्चन है कि पॉलिटिसाइजेशन की एक्यूजेशन लगाते हुए कौन सी कंट्री है जिसने 7 यूएन एंड अफिलिएटेड बॉडी से एग्जिट लेने का फैसला किया है? सो द आंसर हियर इज इजराइल. Question 6 है, which ग्राम पंचायत has been recognized as राजस्थान's first fully organic certified village body? किस ग्राम पंचायत को राजस्थान की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ग्राम संस्था के रूप में मान्यता दी गई है? इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, तो कल के ही न्यूज़पेपर में ये आया था क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज बामनवास कंकर. Question number 7 है, which Indian mountaineer summited Mount Aconcagua in Argentina on January 7, 2026 as part of 7 Summits Challenge? 7 Summits Challenge के तहत किस भारतीय पर्वतारोही ने 7 जनवरी 2026 को अर्जेंटीना में माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई की है? यहाँ पर 2 फैक्ट्स याद रखने हैं. एक तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, द नेम ऑफ द माउंटेनियर, और दूसरा ये याद रखना है कि माउंट अकोंकागुआ कहाँ पर सिचुएटेड है. तो दैट आंसर वुड बी अर्जेंटीना, और इस माउंटेनियर का क्वेश्चन में नाम है अरित्रा रॉय. क्वेश्चन 8 है, विच पंजाबी सिंगर हैज लॉन्च्ड विमेन्स सेफ्टी मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड फ्रेंडो? किस पंजाबी सिंगर ने फ्रेंडो नाम का महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन, तो आई एम श्योर ये वाला आपको याद रहेगा. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज काका. क्वेश्चन 9 है, व्हाट ग्रोथ रेंज हैज डिलॉयट प्रोजेक्टेड फॉर इंडियाज gross domestic product, that is GDP, in fiscal year 2025-26? डिलॉयट ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए कितनी ग्रोथ रेंज का अनुमान लगाया है? तो जो प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर इंडिया है बाय डिलॉयट, उसका
रेंज क्या है फॉर दिस फिस्कल ईयर, एंड द आंसर इज 7.5 to 7.8%. Question 10 है, which bank launched India's first mobile ATM van operating entirely on solar energy to provide banking services in electricity deficient rural areas? किस बैंक ने बिजली की कमी वाले ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सर्विस देने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाली मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च की है? तो वो रूरल एरियाज जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती, वहां पर एटीएम वैन जाएगी और ये एटीएम वैन होगी सोलर से चलने वाली, सोलर एनर्जी से चलने वाली एटीएम वैन। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ये किसकी एटीएम वैन है, कौन से बैंक की? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन 11 है, हाउ मेनी इंडिकेटर्स वर यूज्ड इन 4th edition ऑफ नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स टू इवैल्यूएट स्टेट एक्सपोर्ट रेडीनेस? नीति आयोग के एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स के 4th एडिशन में राज्यों की एक्सपोर्ट तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए कितने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया? तो यहां पर तो आपसे पूछा गया है फैक्चुअल क्वेश्चन अबाउट द नंबर ऑफ इंडिकेटर्स बीइंग यूज्ड बाय नीति आयोग। पर एक और क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो ये है कि जो आपकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ये कौन निकालता है, कौन प्रिपेयर करता है? सो आंसर वुड बी नीति आयोग। ये भी याद रखिए कि इंडिया में मैक्सिमम जो स्टेट्स को रैंक करने वाले इंडाइसेस हैं, स्टेट्स को रैंक करने वाले जो इंडाइसेस हैं वो नीति आयोग ही निकालता है। Answer for this particular question is 70 indicators. Question 12 है, in January 2026, NDRI Karnal developed which high yield cattle breed to promote climate resilient and sustainable dairy farming in India? जनवरी 2026 में NDRI करनाल ने भारत में क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी ज्यादा दूध देने वाली मवेशी नस्ल विकसित की है? हाई यील्ड कैटल ब्रीड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग। इसका आंसर है करण फ्राइज। क्वेश्चन 13 है, इन जनवरी 2026 इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट साइंटिफिकली कंफर्म्ड केस ऑफ puffer fish poisoning in which state, raising public health concerns over freshwater fish consumption? जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पफर फिश पॉइजनिंग का पहला साइंटिफिक रूप से कंफर्म मामला सामने आया, जिससे ताजे पानी की मछली खाने को लेकर पब्लिक हेल्थ की चिंताएं बढ़ी हैं? तो पफर फिश वो होती है जो बेस्ड ऑन इट्स न्यूट्रिशनल नीड्स अपने आप को श्रिंक भी कर लेती है और फुला भी लेती है। तो पहला ऐसा केस आया है इंडिया की कौन सी स्टेट में जिसमें इस पफर फिश को खाने से पॉइजनिंग हो गई? एंड द आंसर इज गुजरात। Moving on to question 14, where were the 2 healthcare workers confirmed to have tested positive for Nipah virus in January 2026? जनवरी 2026 में किन 2 हेल्थ वर्कर्स ने नीपा वायरस पॉजिटिव, जिन 2 हेल्थ वर्कर्स में नीपा वायरस पॉजिटिव पाया गया था वे कहाँ के थे? सो वी हैव टू इंडिकेट द लोकेशन। अब ये भी अगर स्टेट का क्वेश्चन आता तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के ही ये दोनों केसेस थे, बट पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल कहाँ के केसेस थे? द आंसर इज नॉर्थ 24 परगनाज। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ईयर वाज रिकॉर्डेड एज द वार्मेस्ट अंडर ला नीना कंडीशंस अकॉर्डिंग टू बर्कली अर्थ्स लेटेस्ट एनालिसिस? बर्कली अर्थ के लेटेस्ट एनालिसिस के अनुसार ला नीना की स्थितियों में किस साल को सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था? तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 तरह की क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, एल नीनो एंड ला नीना। ये दोनों कहाँ होती हैं? सो बेसिकली अगर हम ये देखें कि ये है अफ्रीका और यहाँ से आ गया हमारा इंडिया और यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट एशिया एंड एवरीथिंग, एंड हियर वी हैव आवर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम ये और ऑस्ट्रेलिया से अगर हम इस तरफ चलते हैं तो देन हियर वी हैव नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब ये जो साउथ अमेरिका की कोस्ट है और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट है, इसके बीच में ये दोनों कंडीशंस पाई जाती हैं, एल नीनो और ला नीना। तो एल नीनो में क्या होता है कि एक्सट्रीमली हॉट वाटर यहां पर ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वेदर कंडीशंस इफेक्ट होती हैं इंडिया तक की। एंड ला नीनो में उसका उल्टा होता है कि एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है सरफेस तक, एंड इससे भी इंडिया की वेदर कंडीशंस भी अफेक्ट होती हैं। तो जब एल नीनो होता है तो इंडिया में यूजुअली ड्रॉट आती है, एंड जब ला नीनो इंटेंसिफाई होता है तो इंडिया में
फ्लड्स ज्यादा आते हैं। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। अब जो ला नीना ईयर है जिसमें कोल्ड वाटर सरफेस तक आता है, उसके अकॉर्डिंग बर्कली अर्थ लेटेस्ट एनालिसिस में कौन सा ईयर रिकॉर्ड किया गया था? वार्मेस्ट। सो द आंसर इज 2025। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन है? तो कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल है जिसके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज। सो यानी कि जो आपके CGHS बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है। क्वेश्चन 17 है, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर a record bilateral trade deficit with India reaching about $116 billion in 2025? 2025 में किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जो लगभग $116 बिलियन था? तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि वहां से हम इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं बट इक्वल अमाउंट में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ज्यादा पैसे उनको देने पड़ते हैं देन जितना हम उनसे लेते हैं फॉर एक्सपोर्ट। सो द आंसर इज चाइना। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच अथॉरिटीज रोल हैज बीन स्ट्रेंथेंड following RBI's January 2026 directive to auto-escalate unresolved customer complaints in banks and eligible non-bank lenders? बैंकों और एलिजिबल नॉन बैंक लेंडर्स में कस्टमर की अनसुलझी शिकायतों को ऑटो एस्केलेट करने के लिए आरबीआई ने जनवरी 2026 में निर्देश के बाद किस अथॉरिटी का रोल मजबूत किया है? सो बेसिकली जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, जो कस्टमर ग्रीवेंसेस हैं, उनको ऑटो एस्केलेट करने के लिए आरबीआई ने कौन सी बॉडी को स्ट्रेंथन कर दिया है, कौन सी बॉडी को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है इस काम को आगे ले जाने के लिए? सो द आंसर इज द इंटरनल ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन वैसे भी एक स्वीडिश टर्म होती है विच टॉक्स अबाउट यही कि आप कस्टमर ग्रीवेंसेस को कितना सीरियसली लेते हैं। तो वहां पे जो स्वीडिश ऑम्बुड्समैन है उसका काम यही होता है कि कस्टमर ग्रीवेंसेस को सॉल्व करे। और ऐसे ही इंटरनल ऑम्बुड्समैन हमारे हर गवर्नमेंट बॉडीज में प्रेजेंट हैं ही। साथ ही अगर हम जनरल गवर्नमेंट ऑम्बुड्समैन की बात करते हैं तो वो इंडिया में है आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त। Moving on to question 19, which spacecraft is expected to become first human-made object to reach a distance of approximately 1 light day from Earth? कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1 प्रकाश दिन की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनने की उम्मीद है? तो हमें यह पता है कि लाइट ईयर जो होता है वो भी डिस्टेंस का ही एक यूनिट है। लाइट ईयर जो है टाइम का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस होता है लाइट ईयर, कितने लाइट ईयर दूर। सो डिस्टेंस की बात करता है लाइट ईयर एंड इट मींस कि लाइट 1 साल में 1 ईयर में कितना दूर जा सकती है, वो डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर। तो ऐसे ही 1 दिन में 1 डे में लाइट कितना दूर जा सकती है, उस डिस्टेंस की यूनिट को हम कहेंगे 1 लाइट डे। तो उतने डिस्टेंस पे पहली बार जाने वाली ह्यूमन मेड वस्तु कौन सी होगी? द आंसर इज वोयाजर 1। Last question of the day है, what was the approximate value of foreign direct investment inflows यानी FDI inflows recorded by India during April to September 2025 according to provisional government data? प्रोविजनल सरकारी डेटा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान भारत द्वारा रिकॉर्ड किए गए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की अनुमानित वैल्यू क्या थी? तो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन हमें दे दी गई है अप्रैल टू सितंबर 2025 यहां पर। तो इस फर्स्ट क्वार्टर में हमारी एफडीआई इनफ्लो कितनी थी? दिस इज व्हाट वी हैव टू आंसर एंड द आंसर इज $51 बिलियन के आसपास। With this we finish off our 20 questions of the day. If you liked the video then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.